अगर बात करें अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच में पढ़ने वाली चीज़ें हैं। मीन्स कि जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब पढ़ेंगे वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डील किए जाएंगे। यानी ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम केवल और केवल कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले कंपाउंड्स को ही स्टडी करते हैं। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक फिजिकल केमिस्ट्री है, वो दो डिफरेंट ब्रांचेज हैं। और भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं केमिस्ट्री की ही, जिनमें से हमने एक ब्रांच यहाँ स्पेसिफिक की है क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़े जाते हैं। अब यहाँ से छोटी छोटी सी बातें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं कि इट वॉज बिलीव्ड दैट कार्बन कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय लिविंग थिंग्स ओनली। पहले ये माना जाता था, सबसे शुरू में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस की बात की गई तो ये माना गया, जो बड़े लोग होते थे या जो रिसर्च करते थे या जो साइंटिस्ट होते थे, उनका ये कहना था कि कार्बन के कंपाउंड्स को केवल और केवल लिविंग थिंग्स की हेल्प से ही जनरेट किया जा सकता है। अब जो ये थ्योरी थी, ये जिस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये बात कही गई, उस थ्योरी को बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वीएफटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 11th स्टैंडर्ड में आएंगे तो वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत इस वीएफटी थ्योरी से ही की जाएगी। आपको सबसे पहले वीएफटी के बारे में समझाया जाएगा कि वीएफटी होती क्या है। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट थी अकॉर्डिंग टू दी वीएफटी, इसको गलत कर दिया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था फ्रेडरिच वोलर। फ्रेडरिच वोलर नाम के एक साइंटिस्ट 1828 में अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस हुआ उनसे, जिसकी वजह से ये वीएफटी की थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। जब ये स्टेटमेंट पास की गई थी कि कार्बन के कंपाउंड्स को आप लिविंग थिंग्स से ही बना सकते हो, और गलती से फ्रेडरिच वोलर से एक ऐसा कंपाउंड जनरेट हो गया जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट था, वो भी विदाउट यूजिंग एनी लिविंग थिंग, तो यहाँ पर वीएफटी कंसीडर करना बंद कर दिया गया, यानी वीएफटी को इन्होंने फेल कर दिया। तो इन 1828 फ्रेडरिच वोलर ब्लोन अप दिस थ्योरी बाय प्रिपेयरिंग यूरिया। वो जो कंपाउंड इन्होंने बनाया था वो था यूरिया, जो कि प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड था, एंड सिंथेसाइज्ड इन दी लेबोरेटरी बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट NH4CNO, प्योरली इनऑर्गेनिक। क्या किया इन्होंने, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको बहुत हीट किया, हीट करने की वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, जो कि क्या कहलाया, यूरिया कहलाया। तो अगर हम बात करें आगे, तो आगे ये आ जाता है कि वाई स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज़ अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि आप इसको सेपरेट ब्रांच में ही क्यों पढ़ते हैं। तो इसका छोटा सा एक रीज़न है बस, कि कार्बन अपने आप में इतना बड़ा है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ इतनी सारी हैं कि उसको कभी भी कंबाइंड साइंस के अंदर नहीं पढ़ाया जा सकता। इट इज़ ड्यू टू द वास्टनेस इन द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, जिसको मैं इन्फाइनाइट लिख देता हूँ। एग्जैक्टली इन्फाइनाइट तो नहीं है, लेकिन नियर बाई इन्फाइनाइट है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कंबाइनिंग नेचर में हम देखें। इसी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स को सेपरेट ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। अगर बात करूँ कार्बन के कंपाउंड्स को लेकर के या कार्बन को लेकर के, तो कार्बन विद अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सल्फर फॉर्म्स मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड्स। ये जो कार्बन के कंपाउंड्स की हम बात करते हैं उसमें कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से भी कंबाइन होता है, नाइट्रोजन से भी होता है, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से और सल्फर से। इतने एटम या एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर के ये अपने डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स की जनरेशन करता है, और वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स 5 मिलियन से भी ज़्यादा होते हैं। The other elements altogether forms about 70 लाख कंपाउंड्स ओनली। अगर हम इन एलिमेंट्स को छोड़ करके, यानी कार्बन के साथ इन एलिमेंट्स के तो 5 मिलियन कंपाउंड बनते ही बनते हैं, लेकिन अगर जो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के केवल और केवल 70 लाख कंपाउंड्स तक ही बनाते हैं। 5 मिलियन और 70 लाख कंपाउंड्स का जो डिफरेंस है वो इनकी स्टडी को डिफ़र करता है, जिसकी वजह से इनको अलग अलग ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है।
अगर आगे हम देखें इसके रीज़न क्या हैं, जो ये वास्टनेस अपनी दिखाता है, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ इतने लार्ज स्केल पर दिखाता है, इतने वास्ट नंबर के साथ दिखाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का पहला रीज़न है बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। फर्स्ट रीज़न इज़ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, कि जो कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्डिंग भी दिखाते हैं, डबल बॉन्डिंग भी दिखाते हैं, ट्रिपल बॉन्डिंग भी दिखाते हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो इसका पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होना, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन। लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होना इज नोन एज कैटिनेशन, यानी कि कार्बन क्या करता है, अपने ही जैसे एटम या एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता चला जाता है कंटिन्यूसली और बहुत लॉन्ग चेन बनाता चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ये इसका एक वास्ट प्रॉपर्टीज़ को दिखाने का रीज़न है। तीसरा रीज़न है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को भी ये दिखाते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होती है, ऐसे कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन देना जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम होते हैं लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये ऐसे भी कंपाउंड्स बनाते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो मैंने लिखा CH3OCH3 और एक बार मैंने लिखा C2H5OH। अगर मैं बात करता हूँ इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा है। अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो कुछ ऐसा होगा C2H6O। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये बन गए इनके कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि कार्बन दोनों में 2 हैं, यहाँ पर भी टोटल 2 ही कार्बन है, यहाँ पर भी टोटल 2 ही कार्बन है, यहाँ टोटल 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी टोटल 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर टोटल 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी टोटल 1 ऑक्सीजन है। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है लेकिन जब मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगा तो वो अलग अलग होगी। यानी फर्स्ट वाले की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, ये 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड, ये ऑक्सीजन कनेक्टेड, फिर से ये 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड। लेकिन सेकंड वाले की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, इसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन, फिर दूसरा कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, फिर इसके साथ 1 O और 1 H। इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है कि ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में है, इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये आ गया कि ऑक्सीजन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है और दूसरा एंड पॉइंट कार्बन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो ये होती है आइसोमेरिज्म होना। आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी की आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट होती है। अगर हम फर्स्ट वाले रीज़न को उठाते हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, जो कि कोवेलेंट होती है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स तो बनाता नहीं है, केवल कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ही ये अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहली चीज़ जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जो कि हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में देखा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, देन 2s2, देन 2p2। ये जो सेकंड शेल है, इस सेकंड शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ ऐसा होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वाली शेल होती है K, सेकंड वाली शेल होती है L। तो K के नीचे हमने लिखा 2, L के नीचे हमने लिखा 4। तो K2L4 इज़ द जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, जिसमें हमने इसकी शेल्स को रिप्रेजेंट किया। दूसरी चीज़, ये अब जो एलिमेंट है कार्बन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4। जबकि हर एटम और एलिमेंट की नेचर हमने पढ़ी है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, और जब ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है तो एवरी एटम और एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू गेन और लॉस द इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबल इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब इसके जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा किसी दूसरे एटम के साथ। ऐसा हम लोगों का सोचना है, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल होने के लिए, तो ये किसकी नेचर रखेगा? गेन करने की।
कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले किसी भी तरीके से, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये चारों को लॉस कर देगा, और चारों को लॉस कर देगा तो इसका ड्यूप्लेट पूरा रहेगा, जो कि हाइड्रोजन के जैसा है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम के जैसा है, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब भी ये क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा वो चीज़ें नहीं होंगी जो जिसे हम सोचते हो। इट डज़ नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब देखो, जैसे अगर मैं इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करता हूँ, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े थे, 2 और 4। अब मैंने ये कहा कि 4 इलेक्ट्रॉन और लाओ और इसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड कर दो, तो अब आप ये सोचिए कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं। इसके पास टोटल 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है अभी। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको स्टेबल करने के लिए, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाया और इसमें ऐड कराने की कोशिश करी। तो प्रोटॉन के नंबर तो नहीं चेंज होंगे, प्रोटॉन तो सेम बने रहेंगे, तो प्रोटॉन अभी भी 6 हैं। लेकिन अगर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करा दिए तो अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, और 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एटम हो जाएगा एक्साइटेड, और एक्साइटेड अगर ये हो गया तो इसके अंदर और भी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन 6 रहेंगे और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, और 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते या अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर बाइंड नहीं कर सकते। तो इट डज़ नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट्स नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर हम बात करें कि 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दो, तो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी क्या चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, जिसकी वजह से ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। इस टॉपिक में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि वाई कार्बन डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, और या तो नीदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा एक क्वेश्चन जनरेट होता है जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। हेंस अगर हम यहाँ से रिजल्ट निकालते हैं, इसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये क्या करेगा, जब लॉस और गेन दोनों में से कुछ नहीं कर रहा तो एक ही ऑप्शन बचता है, बाई शेयरिंग। ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी लेने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, यानी रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा कि ये कोवलेंट बॉन्डिंग की नेचर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इसकी 4 वैलेंसी बनेंगी, और 4 वैलेंसी बनने की वजह से हम इसको बोलेंगे टेट्रा वैलेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। ये मेरा एक कार्बन है, इस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये हमने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। अब ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो सपोज कि मेरे सामने 2 कार्बन रखे हैं, दोनों कार्बन अपने अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये वाले इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन की, ये कहीं किसी दूसरे कार्बन से शेयरिंग करेगा, ये किसी दूसरे से, ये किसी दूसरे से, सिमिलरली ये भी किसी दूसरे कार्बन से क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। और अगर सपोज कि इन्होंने कार्बन से शेयरिंग नहीं भी करी, तो ये क्या काम करेंगे, हाइड्रोजन की हेल्प से अपनी बॉन्डिंग को पूरा करेंगे। मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक हाइड्रोजन ये आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, एक हाइड्रोजन ये आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो इस तरीके से क्या मिलेंगे, हमें टोटल 4 हाइड्रोजन मिलेंगे, और वो चारों हाइड्रोजन एक एक क्या कर लेंगे, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, शेयरिंग हो गई, और कार्बन का भी स्टेबल हो गया ऑक्टेट, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ गए जो कि हाइड्रोजन से आए, डिफरेंट 4 हाइड्रोजन से आए। तो अब ये रहा वही रिप्रेजेंटेशन जो अभी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि कार्बन के पास क्रॉस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने हैं, और जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो गया बाई शेयरिंग, और कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया बाई शेयरिंग। अब ये जो टेट्रावैलेंसी की जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि कार्बन इजीली 4 अलग एलिमेंट के साथ अपनी बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि कार्बन के पास केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो शेयरिंग में पार्टिसिपेशन दे सकें। अब वो चारों एटम हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, चारों के चारों हाइड्रोजन हो, या यहाँ पे एक कार्बन भी हो सकता है, या यहाँ पे एक क्लोरीन हो सकता है, या यहाँ पे एक ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, यहाँ डिफरेंट एटम कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हमेशा हाइड्रोजन या कार्बन ही होने चाहिए। केवल कार्बन अगर कार्बन से कनेक्ट हो रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
लेकिन अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो ये केवल टेट्रावेलेंसी की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि कैटिनेशन का मतलब होता है सेम एटम और एलिमेंट का वैलेंसी के साथ कनेक्टेड होना, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। तो ये था कार्बन की टेट्रावेलेंसी और कार्बन के कंपाउंड्स की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, कि किस तरीके से कार्बन अपने कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और कोवलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स क्या क्या हैं, या कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में बनने वाले डिफरेंट बॉन्ड्स किस तरीके से बनते हैं।